एमएसडब्ल्यू कोर्स ऐसा है जो पूरी इंडिया में जो जामिया है उसकी रैंकिंग 3rd आती है इस कोर्स के मामले में। इसके अलावा हमारा एक रूरल कैंप जाता है जो अभी जाने वाला है फैब में। वहाँ 10 दिन के लिए ले जाना होता है और हम वहीं रहते हैं, वहीं के एनवायरनमेंट में रहते हैं। मैं जैसा सोच कर आई थी उससे कहीं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें चीजें काफी प्रैक्टिकल है। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी एनसीईआरटीज मैंने अच्छे से पढ़ रखी थी। इस बार का मुझे याद है काफी ट्रिकी क्वेश्चंस थे रीजनिंग के। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमएसडब्ल्यू कोर्स के बारे में। इस वक्त हमारे साथ एमएसडब्ल्यू फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट बुशरा मंजूर मौजूद हैं, जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में सेंट्रेंस को क्लियर करा है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसने इन्हें मदद करी पहली बार में एंट्रेंस को क्रैक करने में। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि एमएसडब्ल्यू में कितनी सीट्स हैं, उसकी फीस कितनी है, एमएसडब्ल्यू में एडमिशन होने के बाद किस तरह से क्लासेस रहती हैं, क्या क्या सिखाया जाता है और प्लेसमेंट कितने तक का मिल सकता है। इसके अलावा और भी कोशिश करेंगे जानने की इस कोर्स के बारे में बहुत डेप्थ से, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमें अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। मेरा नाम बुशरा मंजूर है और मैं यूपी मुरादाबाद से बिलोंग करती हूँ। बुशरा, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं मुरादाबाद से हूँ। यूपी से तो मैंने 10th अपना वहीं से किया, सीबीएसई बोर्ड से। उसके बाद मैंने जामिया का एंट्रेंस दिया 11th-12th के लिए, तो मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैं दिल्ली आ गई, तो मैंने 11th-12th कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने मास मीडिया में एडमिशन लिया, क्योंकि मुझे मास मीडिया करना था। और उसमें मेरा बैचलर्स कंप्लीट हो ही रहा था कि कोरोना आ जाता है, तो उस दौरान फिर चीज़ें बहुत अनसर्टेन थी और दिल्ली की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 1 ईयर का गैप ले लूँगी, क्योंकि मुझे और चीज़ों की प्रिपरेशन भी करनी थी। तो मैंने गैप ईयर लिया वो, और मैंने फिर घर में ही स्टे किया। उसके बाद मैंने थोड़ी अदर चीज़ों की प्रिपरेशन करी, एंड देन फिर जब मास्टर्स की बारी आती है तो मैंने फिर बहुत सोचा कि व्हाट शुड आई डू, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बैकग्राउंड अच्छा था मास मीडिया का, बट मैं उधर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा सोशल वर्क में एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, या मैं चाहती थी सोसाइटी के लिए कुछ करूं। तो मैंने फिर एमएसडब्ल्यू के कुछ वीडियोस देखे, क्वेश्चन पेपर्स देखे, और फिर मैंने इसमें एडमिशन ले लिया। आपने बताया कि आपकी स्कूलिंग जामिया से हुई है, तो कौन से स्कूल से आपने 11th और 12th करा है जामिया के? मैंने जामिया के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी, जो कि इवनिंग शिफ्ट है, उससे मैंने अपना कंप्लीट किया है 12th। एमएसडब्ल्यू की जो तैयारी है, आपने वो सेल्फ स्टडी करी, जैसे आप बता रही है कि 1 साल आपने गैप लिया और वहां पर आपने काफी और एग्जाम्स की भी तैयारी करी, या फिर आपने कहीं से इसके लिए स्पेशली कोचिंग भी ली? नहीं, इनिशियली तो मैंने काफ़ी बेसिक चीज़ें पढ़ी, लाइक मैंने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी, और उसके अलावा मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़े, क्योंकि मेरा उस टाइम पे पूरी तरह से मुझे पक्का श्योर नहीं था कि मैं एमएसडब्ल्यू का दे रही हूँ नेक्स्ट ईयर। और स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा, लेकिन जब मेरा टाइम आया एंट्रेंस का, तो एक बुक है लूसेंट, जो अक्सर लोग कहते हैं कि पढ़नी चाहिए। जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने उसको 2-3 टाइम्स अच्छे से उसको मार्क कर करके स्टार्टिंग टू एंड फिनिश किया। उसके साथ मैंने PYQs देखे। तो मैं जब असेसमेंट कर रही थी PYQs का, उसे देख रही थी, तो एनालाइज करके मुझे ये फील हुआ कि मुझे कौन से एरियाज ऑलरेडी मेरे स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, क्योंकि मैंने एनसीईआरटीज करी 6 से 12, तो उससे मेरा काफ़ी कुछ हो गया था। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री मैंने सब कवर किया उसमें। उसके बाद जो बाकी चीज़ें रह गई थी वो मैंने लूसेंट से किया, और फिर क्वेश्चन पेपर को देख के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, लाइक करंट अफेयर्स के थे, ये सब मैंने विजन IAS के कुछ मैगजीन्स पढ़े, क्योंकि मैं ऑलरेडी तैयारी कर रही थी अदर एग्जाम्स की, तो मेरा हो गया उससे। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ना कितना जरूरी है एमएसडब्ल्यू के एंट्रेंस के लिए? ये हेल्प करता है या वीकली मैगजीन से काम चल जाता है? हाँ, मतलब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ये तो बेस्ट है, न्यूज़पेपर पढ़ो, अपडेटेड रहो। आप पढ़ती थी न्यूज़पेपर? मैं उस दौरान नहीं पढ़ रही थी, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना की थोड़ा सा था, तो उस टाइम पे अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने न्यूज़पेपर को थोड़ा स्किप किया। एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ रही थी, क्योंकि मेरा जो मेन था वो गवर्नमेंट जॉब के लिए था। तो मैंने PYQs वगैरह पढ़े, और जो सॉफ्ट कॉपीज़ होती है विजन IAS की, उसको फॉलो किया, तो काफ़ी कुछ कवर हुआ। और जो एंट्रेंस के लास्ट के टाइम थे 2-2.5 महीने, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे जो मैंने अपनी प्रिपरेशन है वो पूरी तरह से एमएसडब्ल्यू के लिए किया। जो मेरी प्रीवियस नॉलेज थी उसको मैंने वापस से रिवाइज किया, ब्रशअप किया, और क्या चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे रीजनिंग वगैरह है, उस पर मैंने थोड़ी सी अच्छे से पढ़ाई करी, और फिर मेरा हो गया। अच्छा, ये बताइए, आप बार बार PYQ का जिक्र कर रही हैं, कम से कम कितने साल के PYQ सॉल्व कर लेने चाहिए आपकी नज़र में, और आपने कितने साल के सॉल्व करे थे? मैंने एक्चुअली लगभग 7 साल के किए थे PYQ सॉल्व, और मिनिमम 5 ईयर्स के करने चाहिए। लेकिन हाँ, सिर्फ PYQs करने से आपका नहीं होगा, उससे मैक्सिमम मैं बोलूँगी तो 12 क्वेश्चंस या 10 to 12 क्वेश्चंस ही रिपीटेड होंगे। तो ओवरऑल ये आपकी कहीं ना कहीं
नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे पढ़ा है। और अगर आपके पास जैसे अभी शायद अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे एंट्रेंस, तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में करो या खुद से अगर आपने पहले पढ़ रखा है, तो आप क्वेश्चंस को देखो PYQs के, और फिर आप अपने नॉलेज पे ब्रश अप कर सकते हो जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है और क्या उसमें ऐड ऑन करना है। सो यू कैन वर्क ऑन दैट। अच्छा था। अच्छा ये बताइए, इसके फॉर्म्स कब तक आ जाते हैं और एंट्रेंस कब हुआ था पिछले साल? फॉर्म्स तो इसके फैब में आ जाते हैं, अभी आ जाएंगे बस फैब में। और जो एंट्रेंस था इसका मई में हो गया था, क्योंकि जो मास्टर्स की एंट्रेंस है वो बहुत ज़्यादा जल्दी इन्होंने स्टार्ट कर दिए थे अप्रैल से। तो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट अप्रैल या स्टार्टिंग फैब में मई में हो जाएंगे। इंटरव्यू कब तक हो गया आपका और रिजल्ट कब तक आ गया? मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि जो इंटरव्यू हुआ था वो तो फिर भी थोड़ा लेट हुआ, लेकिन जब मेरा एंट्रेंस हुआ था पहले, तो उसमें ये हुआ था कि विद इन 15 डेज इन्होंने 15 to 20 डेज इन्होंने रिजल्ट जो है वो निकाल दिया था कि कितने लोगों का नाम जो है एक्चुअल लिस्ट में है। तो 136 लोग थे, मतलब 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा लोगों को ये बुलाते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल सीट है वो सिर्फ 40 है। तो उसमें मेरा नाम था, क्योंकि एक श्योरिटी पहले से हो जाती है जैसा हमने एंट्रेंस किया होता है। तो उसके बाद फिर जब हम लोगों ने इंटरव्यू दिया, तो उसमें थोड़ा इन्होंने टाइम लगाया। 1 मंथ के बाद फिर वो फाइनल लिस्ट भी आ गई थी। क्या लगता है आपको कितने हजार बच्चों ने इस साल एंट्रेंस दिया होगा? देखो 1000 का मैं नहीं कह सकती, बट 3000 तो एटलीस्ट इतने फॉर्म्स तो आई होंगी, 2 to 3 और MSW में सीट्स कितनी है? ये 40 है, 40। और जो 46 फर्स्ट लिस्ट आती है उसमें 40 को ही सेलेक्ट किया जाता है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ अदर क्वेटाज लाइक स्पोर्ट्स और कुछ हमारे स्टाफ कोटास भी होते हैं, उससे स्ट्रेंथ जो है वो 50 तक पहुंच जाती है इस कोर्स की। तो मान के चल सकते हैं 50 टोटल सीट्स होती हैं, लेकिन 3, 4, 5 हजार तक बच्चे जो हैं इस एंट्रेंस को देने आते हैं अलग-अलग बिल्कुल जगहों से। बिल्कुल। चलिए ये बात तो हो गई एंट्रेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अब ये बताइए कि जो हाइप है MSW को लेकर, और नॉट ओनली इन जामिया, मतलब सब जगह हर कोई इस टाइम ये चाह रहा है कि वो मास्टर्स इन सोशल वर्क कर ले किसी भी यूनिवर्सिटी से या जामिया से, क्योंकि ये सुना है कि यहाँ का प्लेसमेंट वगैरह काफी अच्छा है। अब बताइए कि ये कोर्स असल में कैसा है? अब आपका एडमिशन हो गया है और एक सेमेस्टर भी गुजर चुका है, तो मैं समझती हूँ कि आपको काफी सारी चीजें सिलेबस के बारे में, फील्ड वर्क के बारे में पता होंगी। तो थोड़ा सा हमें सिलेबस के बारे में बताइए, फील्ड वर्क के बारे में बताइए, और जैसा आपने सोचा था क्या ये कोर्स वैसा ही है, ये भी बताइए। हाँ, एक्चुअली देखो, अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो, और इस कोर्स की बात करूँ, तो MSW कोर्स ऐसा है जो पूरी इंडिया में जो जामिया है उसकी रैंकिंग 3rd आती है इस कोर्स के मामले में, और 2nd नंबर पे DU आता है और उससे पहले TIS आता है। लेकिन DU में भी लोग उतना प्रेफर नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट, क्योंकि अगर आपके 100% प्लेसमेंट नहीं है तो आप प्रेफर नहीं करोगे किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में। बट इट्स फाइन, सबकी चॉइस है। और बात रहती है कि मैं ऑलरेडी इसको परस्यू कर रही हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक्चुअली मैं जैसा सोच कर आई थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें चीज़ें काफ़ी प्रैक्टिकल है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो नेक्स्ट डे आपको फील्ड वर्क में जाके इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। जैसे कि हमें NGO में प्लेस किया गया है, तो हमें कम्युनिटी के साथ करना है, तो आपको साइमल्टेनियसली एक पेपर पढ़ाया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में, कम्युनिटी वर्क। तो ये सारा कुछ होता है कि जो आपको पढ़ा रहे हैं वो ऑन द स्पॉट नेक्स्ट डे जाकर इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। और दूसरी एक मैं स्पेशलिटी बोलूँगी जामिया की, जो स्किल लैब है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो स्किल लैब है उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा सॉफ्ट स्किल सिखाई जाती है, इतनी छोटी छोटी सेंसिटिव बातें सिखाई जाती है, इवन हाउ टू टॉक टू पीपल इन द कम्युनिटी। अगर आप उनके घर पर गए हो और वो नॉर्मल नीचे बैठकर आपसे बात करें और आपने उनको चेयर प्रेफर करी है, तो आप मना कर दो और कोशिश करो कि उनकी लैंग्वेज में बात करो, उनके साथ बैठो। तो इतनी छोटी छोटी कल्चरल सेंसिटिविटी के बारे में हमें सिखाया गया है। मुझे नहीं लगता कि किसी और कोर्स में मुझे सीखने का मौका मिलता, तो मुझे लगता है मेरा काफ़ी अच्छा डिसीजन था। तो प्रैक्टिकल वर्क इस कोर्स में काफी ज्यादा है। आप थोड़ा सा प्लेसमेंट के बारे में बताइए। आपकी सीनियर से बात वगैरह होती होगी, क्या लगता है प्लेसमेंट हो जाएगा आप लोगों का, और आपके सीनियर्स का इस साल प्लेसमेंट कैसा चल रहा है? हाँ, एक्चुअली देखिए, जब आपका 2nd सेमेस्टर इसमें कंप्लीट हो जाता है और जैसे ही आप 3rd सेमेस्टर के लिए जाते हो, यानी कि 2nd ईयर में जाते हो, तभी से कंपनीज आनी शुरू हो जाती है। तो एक कंपनी अभी आई थी 15 डेज पहले, और उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया था और लगभग 5 to 6 स्टूडेंट्स हैं, उनका प्लेसमेंट उसमें हो गया है। और उसकी अगर मैं पैकेज की बात करूँ वो भी काफ़ी अच्छी थी, 7 लाख पर एनम। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं कहूँगी कि काफ़ी अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये लास्ट सेमेस्टर में जाकर इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, ये पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं, ताकि 2nd ईयर के स्टार्टिंग में ही कंपनीज आने लगे और जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपेयर्ड रहे इंटरव्यू के लिए। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है और बाकी पैकेजेस भी अच्छे आ रहे हैं। बाकी इस बार भी शायद DU से शायद हो सकता है ज़्यादा जाए,
बट कुछ कह नहीं सकते अभी। अच्छा, चलिए ये प्लेसमेंट की बात हो गई। फील्ड वर्क का थोड़ा सा बताइए हमें, रेशियो कितना रहता है रेगुलर क्लासेस का और फील्ड वर्क का? क्या मंथ के हिसाब से आपको फील्ड वर्क करना होता है या हर वीक आपको फील्ड वर्क के लिए जाना होता है? नहीं, ऐसा होता है कि जो हमारी क्लासेस होती है यूनिवर्सिटी में जी। वो 5 डेज होती है इन अ वीक, मंडे टू वेंसडे। तो मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे हमारी नॉर्मल क्लासेस होती है जो थियरी बेस्ड होती हैं। उसी में से एक दिन हमारा क्लास जो है वो एक्सटेंड होता है टिल इवनिंग। इवनिंग में हमारे स्किल लैब्स होते हैं और बाकी की जो थर्सडे और फ्राइडे है उसमें हमारा फील्ड वर्क होता है। हमें कोई ना कोई एजेंसी असाइन कर दी जाती है, वहां पर जाकर हमें 10 से लेकर 5 के बीच में काम करना होता है और फिर वहां पर हमें प्रैक्टिकली चीजें इम्प्लीमेंट करनी होती है। तो ये होता है और 5 डेज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सैटरडे संडे होता है हमारे पास, रिपोर्ट्स बनानी होती हैं और हम एक्स्ट्रा टाइम भी हमारे पास होता है। लोग कहते हैं बहुत हेक्टिक है, हाँ उनके लिए हेक्टिक होगा जिनको शायद आदत नहीं है इन चीजों की, बट मुझे लगता है काफी ज्यादा बट आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। हाँ, काफी प्रोडक्टिव बना देता है एक्चुअली ये हमें हमारा। अच्छा, बार बार आप एक टर्म का यूज कर रही हैं, स्किल लैब। स्किल लैब होता क्या है? क्योंकि मुझे भी ज्यादा नहीं पता और मुझे नहीं लगता व्यूअर्स को भी इसके बारे में ज्यादा आइडिया होगा। देखो, जैसे नाम से पता लगता है स्किल लैब यानी एक ऐसा लैब है जिसमें हमारी स्किल्स को इनहेंस किया जाता है। ठीक है। मतलब कि मैंने जैसे बताया कि हमें छोटी से छोटी बातें समझाई जाती है इस लैब में कि किस तरीके से हमें फील्ड पे जाना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए लोगों से, और कहीं ना कहीं हमें एक सेंसिटिविटी को अपने साथ रखना चाहिए कि हम ऐसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे जिससे उनके सेंटिमेंट हर्ट हो, या फिर हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन या क्लोज एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसका भी ध्यान रखना होता है कि हम कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछे उनसे जिससे उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हो, वेदर यस और नो। क्वेश्चंस को इस तरीके से डिलीवर करना चाहिए कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके, और कम्युनिटी में काम करना होता है। उसके साथ साथ एजेंसी जिस चीज़ पे वर्क कर रही है वो भी हमें सारा सीखना होता है, पेपर वर्क और ये सब। मतलब एक तरीके से ये हमारी जो है वो इंटर्नशिप चल रही होती है चारों सेमेस्टर में, जिसमें 2 दिन हमें जाना ही होता है और ये काफी कंकरेंट होता है। तो इसमें जो है ना एटलीस्ट 90% अटेंडेंस तो चाहिए फील्ड वर्क हाँ, में। अटेंडेंस का बताइए क्या रहता है एमएसडब्ल्यू में? अटेंडेंस कितनी परसेंट क्लासेस और फील्ड वर्क का दोनों को ही मिलाकर बताइए, कितना अटेंडेंस का इंपॉर्टेंस है? हाँ, इनका जो लास्ट में इवेल्युएशन होता है अटेंडेंस का, वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंट उस पे होता है। जैसे फील्ड वर्क की बात करूँ मैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें आप पूरे सेमेस्टर में सिर्फ 2 से 3 क्लासेस, मतलब 3 फील्ड वर्क मिस कर सकते हैं। और ये जो नॉर्मल क्लासेस चलती हैं 3 दिन वीक में, वो हमारा 75% ही होता है, जैसे अदर यूनिवर्सिटीज में होता है। मतलब 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। इस कोर्स की फीस के बारे में बताइए, कितनी फीस है? हमारी जो फीस थी वो 10,400 समथिंग थी। पर सेमेस्टर और पर ईयर? पर ईयरली जाती है फीस। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी गई थी। उसके अलावा हमारा एक रूरल कैंप जाता है जो अभी जाने वाला है फैब में, तो उसकी फीस अलग से जाती है। वो ऑन द स्पॉट डिसाइड करते हैं कि किसको कितना देना है। फिर भी कितनी अंदाजन जा सकती है? लगभग 6 से 7 हजार तक। रूरल कैंप कहाँ पर जाएगा और कितने दिन का रहने वाला है? कुछ आइडिया है आपको उसके बारे में? हाँ, ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि किस बार किधर लेकर जाना है, और बेसिकली हमें ऐसे एरियाज में लेकर जाना होता है जो रूरल हो। जैसे आपको नाम से लग रहा होगा रूरल कैंप, तो हमें वहाँ 10 दिन के लिए ले जाना होता है और हम वहीं रहते हैं, वहीं के एनवायरनमेंट में रहते हैं, और वहाँ के जो आसपास के विलेजेस हैं, रूरल एरियाज है, वहाँ पर हमें ले जाया जाता है और वहाँ पर डिफरेंट सेशंस जो हैं वो हेल्ड होते हैं हमारे, और उससे भी काफी एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये हर साल रहता है रूरल कैंप? हाँ, ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के जस्ट बाद लेकर जाते हैं हमें। ये सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले ही होता है, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार नहीं हो पाया था, तो अभी फैब में जा रहे हैं हम। अच्छा, ये कंपलसरी रहता होगा सबके लिए? हाँ, ये कंपलसरी रहता है क्योंकि इससे काफी कुछ सीखने को मिलता है ना। डायरेक्ट हमें एक वो मिल रहा होता है एक्सपीरियंस की कैसे रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, क्या उनके काम है, कैसे क्या होता है। अच्छा, जो लोग इस साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंट्रेंस देने का सोच रहे हैं, कैसे अपनी तैयारी स्टार्ट करें, और उनको आप अगर कुछ टिप देना चाहें? देखो, मैं ये बोलूँगी, अगर आपका मेन मकसद है इस एंट्रेंस को क्लियर करना, तो आप सिर्फ उसी चीज़ को फोकस ना करो कि मुझे सिर्फ एंट्रेंस क्लियर करना है और इतने मार्क्स लाने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्या कहते हैं रिटर्न जो हमारा होता है 80 मार्क्स का, तो आप ये कभी भी मत सोच कर जाना कि मुझे 50 मार्क्स एटलीस्ट स्कोर करने हैं, क्योंकि 50 आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं 30 स्कोर होगा। तो आप कहीं ना कहीं अपनी जो है ना प्रिपरेशन को और अपनी जो एक लेवल है आपकी, उसको आप बढ़ाओ। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ओवरऑल चीज़ों को पढ़ो, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आ सकता है, और बाकी आप सिलेबस से स्टिक होकर रह सकते हैं, और साथ ही साथ जो PYQs है वो आपको एक डायरेक्शन देगा कि अभी हाल फिलहाल में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यही। बुशरा, कट ऑफ कितनी गई थी इस साल जर्नल की?
आई थिंक 60 या 62 तो गई थी, काफी ज्यादा गई थी। और 100 मार्क्स का पेपर रहता है, तो सेफ साइड में रहने के लिए एटलीस्ट 65 प्लस स्कोर करना ठीक रहेगा। हाँ मतलब 55 to 60 अगर स्कोर कर ले तो बेहतर है, क्योंकि 20 मार्क्स का जो हमारा इंटरव्यू होता है, हाँ मैं भूल गई थी कहना, इसमें 20 मार्क्स का इंटरव्यू भी होता है। तो फिर उसमें भी आपको, लेकिन क्या मार्क्स देंगे वो डिपेंड करता है उनके मूड पे और आपकी प्रिपरेशन पे। तो बेहतर है कि आप 80 में से ज्यादा मार्क्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें। अच्छा, अब इंटरव्यू की क्योंकि बात निकल कर आ गई है, थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बताइए। इंटरव्यू भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। 10 मार्क्स के 2 होते हैं। पहला आपका जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन। उसमें 8 से 10 लोगों की एक टीम बना दी जाती है और एक्चुअली उसको डील करना इज एन आर्ट। अगर आपने वहाँ कोई भी गलती करी, इन केस अगर आपने आंसर सही किया है लेकिन बीच में आपने किसी की बात को कट कर दिया या आपने किसी की बात से डिसएग्री दिखाया, तो आपके मार्क्स वहाँ पर माइनस हो जाएंगे। उसके अलावा आपको फिर एक इंडिविजुअल इंटरव्यू के लिए सेम डे सेम टाइम पर अपियर होना पड़ता है, जस्ट आफ्टर दी जीडी राउंड। या उसके बाद फिर आपको वहां पर भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा तब जाकर। और आई थिंक 12 to 13 मार्क्स इज द हाईएस्ट, इससे ज्यादा वो किसी को देते नहीं, जीडी और इंटरव्यू के मिलाकर दोनों के। अच्छा, तो 80 मार्क्स का रिटर्न आता है, 10 मार्क्स का जीडी हो जाता है और 10 मार्क्स का इंटरव्यू। हाँ, आप इंटरव्यू को ओवरऑल 20 मार्क्स ऐसे बोल सकते हो कि हाँ 20 मार्क्स के इंटरव्यू हैं बस। इंटरव्यू कैसा गया था? इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं? क्या वहां पर भी आपकी जीके या जीएस चेक करी जाती है या केवल पर्सनैलिटी? इट डिपेंड्स। जैसे कुछ लोगों से डायरेक्टली जो करंट अफेयर्स में टॉपिक्स चल रहे थे, लाइक यूजीसी या फिर कुछ और ऐसे मुद्दे चल रहे थे, उन पर उन्होंने पूछा था। और हमारा जो टॉपिक था वो एक जनरल सा था, लाइक मॉडर्न स्लेवरी। अब मॉडर्न स्लेवरी क्या है, वो आपकी ऑन द स्पॉट क्रिएटिविटी देखते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो मैक्सिमम आपको 5 मिनट देते हैं और जीडी में लगभग 8 बच्चे होते हैं, तो आपको वहाँ पर अपनी जगह बनानी पड़ती है। और अगर आप एक सेंटेंस भी बोल रहे हो तो वो कितना अच्छा है। और मैं यही बोलूँगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि आप उसमें आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, स्पेशली उसको आप उसमें ऐड करने की कोशिश करो, तो उनको लगता है कि या एक्चुअली हमारे पास इतनी नॉलेज है कि हम इस कोर्स के लिए अच्छे हैं। उसके बाद आपका जीडी खत्म हो जाएगा, फिर आपका जो इंडिविजुअल वाला इंटरव्यू होगा उसमें मोस्टली 3 to 4 क्वेश्चन होते हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि वो आपसे क्या पूछेंगे। चलिए बुशरा, ठीक है, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। और अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है जो आप बुशरा से पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और बुशरा उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगी। ओके, थैंक यू।